सभी को नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम सभी क्लास 8 का जो हिंदी का पेपर है उस हिंदी के पेपर को हल करेंगे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि आपका कल यानी मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चों का कल हिंदी का पेपर है और इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चों का परसों है। तो ये हिंदी का मॉडल पेपर है जो कि शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार के द्वारा जारी किया गया है। तो ये मॉडल पेपर की वीडियो देखने से जो 8वीं क्लास का बच्चा है जो हिंदी का पेपर देने जा रहा है उसको क्या लाभ होगा? उसको ये फायदा होगा कि उसको पता हो जाएगा कि हमारे हिंदी के पेपर में कुल कितने प्रश्न आने वाले हैं, कौन सा प्रश्न कठिन होगा, किस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखेंगे, व्याकरण के कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं। इन सब बातों को हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो प्लीज़ बच्चों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी करें। तो देखो बच्चों, आपके पेपर में जो आपका हिंदी का पेपर है उसमें दो खंड होंगे, खंड आ और खंड बा। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। बहुविकल्पीय जानते हैं ना, जो एमसीक्यू वाले प्रश्न होते हैं। तो इसके क्रम में जो आपका पहला प्रश्न आएगा वो किसका होगा? गद्यांश का होगा। ध्यान से देखिएगा, आपका हिंदी का पेपर बिल्कुल ऐसा ही आएगा। पहले प्रश्न में क्या होगा? गद्यांश होगा, जिसमें एक अनुच्छेद यानी पैसेज लिखा होगा। इसमें से आपको दो एमसीक्यू करने होंगे। कितने करने होंगे? दो। प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये एमसीक्यू तो है लेकिन ये दो दो नंबर के हैं। कितने कितने नंबर के हैं? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 2 × 2 4 नंबर। तो ये एमसीक्यू बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एक लाइन लिखने पर आपको 2 नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है? 15 मिनट का टाइम आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलता है। तो उस 15 मिनट में इस पैसेज को पढ़ लेंगे और इसके दोनों प्रश्नों के उत्तर ढूंढ लेंगे। तो देखो बच्चों, पैसेज क्या है मैं भी एक बार आपको पढ़ के सुना देता हूँ। पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। इडली, डोसा, बड़ा सांभर, रसम अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है, ये उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध है। और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। अब आप कहीं भी हो, उत्तर भारतीय रोटी, दाल, साग आपको मिल ही जाएंगे। फास्ट फूड यानी जिसको तुरंत भोजन कहते हैं का चलन भी बड़े शहरों में खूब बढ़ा है। यानी जो फास्ट फूड का चलन कहाँ बढ़ा है? बड़े शहरों में। इस फास्ट फूड में बर्गर्स, नूडल्स जैसी कई चीज़ें शामिल होती हैं। ये सब चीज़ तो आप लोग खाते ही हैं, आपको पता भी है। एक ज़माने में कुछ ही लोगों तक सीमित चाइनीज नूडल्स अब संभवतः किसी के लिए अजनबी नहीं है। अजनबी का मतलब क्या है? उसको ना जानना। तो इस तरह से आप फटाफट पैसेज को पढ़ेंगे, उसके बाद सीधा प्रश्न पे आ जाएंगे। तो देखो पहला प्रश्न क्या है? गद्यांश के अनुसार दक्षिण भारत के कौन से व्यंजन उत्तर भारत में उपलब्ध हैं? तो देखो बच्चों, प्रश्न आप ध्यान से पढ़ना, फिर उसके उत्तर ढूंढने के लिए ये लाइन को पैसेज में ढूंढना कहाँ पर है। तो दक्षिण भारत का व्यंजन कौन सा है? तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, दक्षिण भारत का व्यंजन क्या है? इडली, डोसा, बड़ा सांभर। अब देखो, इडली, डोसा, बड़ा सांभर किस विकल्प में है? खा वाले विकल्प में है। तो आप इसका उत्तर किस तरह लिखेंगे? लिखेंगे प्रश्न नंबर 1, उसके बाद फर्स्ट, अब फर्स्ट में फिर लिखेंगे खा, फिर आप ये उत्तर लिखेंगे इडली, डोसा, बड़ा सांभर। इस तरह से लिखेंगे, तब आपको पूरे 2 अंक प्राप्त होंगे एक प्रश्न के। आपका दूसरा प्रश्न क्या है? गद्यांश के अनुसार शहरों में किसका चलन खूब बढ़ा है? तो किसका चलन बढ़ा हुआ है? तो देखो यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है, फास्ट फूड का चलन भी बड़े शहरों में खूब बढ़ा है। तो प्रश्न पढ़िएगा, उस लाइन को पैसेज में ढूंढिएगा तो उसी लाइन में उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। तो इसका उत्तर ये गा वाला विकल्प से हो जाएगा, फास्ट फूड, तुरंत भोजन। तो इस तरह से करेंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 में क्या आएगा? प्रश्न नंबर 2 में एक कविता आएगी या एक दोहा आएगा। जैसे यहाँ पर देखो एक दोहा लिखा हुआ है, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कहि रहीम पर काज हित, संपत संचय सुजान। ये रहीम दास का इस दोहा है। इसमें क्या है कि तरुवर मतलब पेड़ फल नहीं खाता है,
तालाब पानी नहीं पीता है। रहीम दास जी कहते हैं कि सुजान, सुजान मतलब क्या होता है, अच्छे लोग अपनी संपत्ति दूसरों लोगों के हित के लिए संचित करते हैं, यह इसका अर्थ है। तो इस तरह से एक कविता आएगी, अपठित कविता होगी, यानी जो आपकी किताब से नहीं होगी। इसमें भी 2 × 2 यानी 4 नंबर करने होंगे, 2 MCQ होंगे। तो पहला प्रश्न क्या है, काव्यांश के अनुसार कौन फल नहीं खाता है। अब कौन फल नहीं खाता है, तो देखो यहाँ पे लिखा है तरुवर फल नहीं खाते है, तो इसका उत्तर हो जाएगा तरुवर। दूसरा प्रश्न है, काव्यांश के रचयिता कौन है, यानी इसको लिखा किसने है। तो देखो बच्चों, श्लोक दूसरी लाइन में आया हुआ है ना, दोहे की, रहीम कही रहीम पर काज हित, तो इसके लेखक हो जाएंगे रहीम। आपका विकल्प सही होगा ये गा वाला रहीम। अब इसके बाद प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 3 में व्याकरण आएगा, ध्यान से देखिएगा नहीं तो गड़बड़ करके आएंगे। व्याकरण आएगा कितने नंबर का, 4 नंबर का। अब व्याकरण में हिंदी के पेपर में क्या क्या आने वाला है, ध्यान से देखना। पहले प्रश्न में तो बहुवचन में बदलने के लिए आएगा, जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है विद्यार्थी शब्द का बहुवचन लिखिए, यानी तीसरे प्रश्न का जो पहला खंड होगा उसमें क्या आएगा, एक वचन से बहुवचन में बदलने के लिए एक शब्द दिया रहेगा। तो यहाँ पर देखो विद्यार्थी, अब एक विद्यार्थी को विद्यार्थी कहते हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों को क्या कहेंगे। अब देखो बच्चों, इस तरह से प्रश्न में क्या होगा, क्या गलत कराने के लिए थोड़ा थोड़ा सा अंतर होगा। देखो यहाँ पे 4 पद लिखे हुए हैं और चारों शब्दों में थोड़ा थोड़ा ही अंतर है। तो विद्यार्थियों, अब इसका कौन सा उत्तर सही होगा ये बताइए। तो इसमें देखिए ये तीसरा प्रश्न है और तीसरे प्रश्न का फर्स्ट में ये खा वाला विकल्प सही होगा, विद्यार्थियों, क्योंकि देखो इसमें था पे बड़ी मात्रा है तो ये गलत हो जाएगा। इसमें देखो या के ऊपर आ की मात्रा नहीं है इसलिए ये गलत हो गया। यहाँ देखो ये बिल्कुल ही गलत है। तो इस तरह से छोटी छोटी गलतियां जो आप जल्दबाजी में गलत कर देते हैं वो नहीं करेंगे, नहीं तो आपके नंबर कम हो जाएंगे, क्लास में आपकी पोजीशन नहीं आ पाएगी। व्याकरण के अंतर्गत दूसरा प्रश्न क्या आएगा, दूसरे प्रश्न में भाववाचक संज्ञा यानी संज्ञा से संबंधित प्रश्न आएंगे। अब यहाँ पर देखो प्रश्न आया हुआ है, दिए गए विकल्पों में भाववाचक संज्ञा पहचानिए। अब भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है, वो जिसमें भाव होता है। तो इसमें देखो जवानी, ये कैसी है, भाववाचक संज्ञा है। तक्षशिला नाम है, ये जो है संज्ञा है लेकिन ये नाम वाली है। गंगा, गंगा क्या है, ये भी नाम है। त्रिभुज क्या है, त्रिभुज भी, उसको भी हम छू सकते हैं, लेकिन भाव, भाव मतलब जिसको हम छू नहीं सकते, जिसका कोई आकार नहीं होता, वो होता है भाववाचक संज्ञा। तो आपका उत्तर सही हो जाएगा जवानी। प्रश्न नंबर 3 में क्या आएगा, विलोम आएगा। ध्यान से देखिएगा ग्रामर में क्या क्या आने वाला है। प्रश्न नंबर 3 में यानी तीसरे प्रश्न के थर्ड खंड में एक विलोम पूछा जाएगा। जैसे देखो मॉडल पेपर में क्या आया हुआ है, सम्मान का विलोम होगा। अब सम्मान का अर्थ क्या होता है, आदर करना, तो इसका विलोम हो जाएगा अपमान। खा वाला विकल्प सही होगा। फटाफट मिलाते चलिए और कॉपी में नोट करते चलिए कि इस तरह से प्रश्न आएगा। तीसरे प्रश्न का चौथा खंड होगा विशेषण का, किसका, विशेषण। तो मृदुल वसंत, इसमें विशेषण के भेद की पहचान करिए। तो विशेषण आपके सिलेबस में है, आपने विशेषणों को पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो अभी भी टाइम है, पढ़ लीजिए। आप कहेंगे तो हम अलग से वीडियो बना देंगे। तो यहाँ पर देखो पूछा गया है विशेषण का भेद। अब विशेषण जो होते हैं कई टाइप के होते हैं। अब यहाँ पे मृदुल जो है विशेषण है, और ये कैसा विशेषण है, ये गुणवाचक विशेषण है। कैसा विशेषण है, गुणवाचक। परिमाणवाचक क्या होते हैं, जो किसी का वजन बताते हैं, संख्या, जो किसी का नंबर बताते हैं। सार्वनिक जो सर्वनाम होते हैं और विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं सार्वनामिक विशेषण होते हैं। तो इसमें कैसा विशेषण है, मृदुल वसंत में ये कैसा विशेषण है, गुणवाचक। आपका ये वाला प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 में क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 4 में जो आपकी पुस्तक है वसंत, उसमें से जो गद्यांश वाले पाठ है उसमें से एक पैसेज आएगा। अब यहाँ पर देखो एक पैसेज आया हुआ है, मैं और गहराई की खोज में किनारों से दूर गई। अब देखो ये पैसेज पढ़ने से ही आपको पता चल गया कि किस पाठ का पैसेज है, जो आपका पाठ नंबर 12 है। कौन सा पाठ है, पाठ नंबर 12, जिसका क्या नाम है, पानी की कहानी। क्या नाम है, पानी की कहानी। ये उस पाठ का पैसेज है। तो ये पाठ महत्वपूर्ण है, इस पाठ को अभी भी टाइम है, पढ़ लो। अब इसमें से कितने प्रश्न करने होंगे आपको, इसमें से 4 प्रश्न करने होंगे, वो भी MCQ में। तो देखो पहला प्रश्न क्या है,
गद्यांश के अनुसार कौन चौक पड़ी? पानी की बूंद, रक्त की बूंद, तेल की बूंद, पेट्रोल की बूंद। अब फटाफट आपको पता चल गया किस पाठ का है, तो तुरंत आप सही कर लेंगे कि पानी की बूंद का वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा है गद्यांश के अनुसार सूर्य का प्रकाश किसमें कुछ ही भीतर तक पहुंच पाता है? अब देखो पैसेज के अनुसार इसका उत्तर हो जाएगा समुद्र में, क्योंकि पैसेज में आया हुआ है। गद्यांश के अनुसार लालटेन लिए कौन घूम रहा है? तो पैसेज में आया हुआ है एक सुंदर मछली। क्या आया हुआ है? सुंदर मछली। अब इसका उत्तर ढूंढना कैसे है? देखो बच्चों, यहां पर देखो लिखा हुआ है ना कि सामने ऐसा कोई जीव दिखाई पड़ा मानो कोई लालटेन ले घूम रहा है, यह एक सुंदर मछली थी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यह एक सुंदर मछली थी। तो आप भी जो पैसेज आएगा उसमें उत्तर इसी तरह से ढूंढेंगे, प्रश्न पढ़ेंगे, फिर उस उत्तर को ढूंढने के लिए पैसेज में पूरा चक्कर लगाएंगे कहाँ पे इसका उत्तर है। तो इसका हो जाएगा ग खंड सुंदर मछली। अगला है गद्यांश के अनुसार समुद्र की गहराई में क्या मिला? और समुद्र की गहराई में क्या मिला पाठ पढ़ा हुआ है, पैसेज में भी आया हुआ है, जंगल, पहाड़ और घाटियां। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 में क्या आने वाला है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 5 में जो आपकी वसंत नामक पुस्तक है उसमें से जो कविता वाले पाठ हैं, कौन से पाठ हैं? जो कविता वाले पाठ हैं उसमें से एक कविता आएगी और उसमें से 4 प्रश्न आपको सॉल्व करने होंगे एमसीक्यू वाले। तो यहाँ पर देखो, कविता पढ़ने से आपको पता चल गया पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर इनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ वाचते हैं। वाचते का मतलब क्या होता है? पढ़ते हैं। अब इतना पढ़ने से ही आपको पता चल गया, जिन बच्चों से अच्छे से पढ़ाई की है साल भर, कि कौन सा पाठ है जो आपका पाठ नंबर 4 है। ध्यान दीजिएगा, पाठ नंबर 4। पाठ का क्या नाम है? भगवान के डाकिए। क्या नाम है? भगवान के डाकिए। ये पाठ का नाम है, भगवान के डाकिए। अब इसको लिखा किसने है? इसको रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा हुआ है इस पाठ को, भगवान के डाकिए। अब सीधा प्रश्न पे आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो आपका पहला प्रश्न देखो, काव्यांश के अनुसार भगवान के डाकिए कौन हैं? अब यहाँ पे देखो, कविता पढ़ने हम मानते हैं आप अभी 8वीं क्लास में हैं, लेकिन थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे ना तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि भगवान के डाकिए कौन है। पक्षी और बादल आपका खा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा है, काव्यांश के अनुसार एक महादेश से दूसरे महादेश को कौन जाता है? तो एक महादेश से दूसरे महादेश में कौन जाते हैं? दूसरे का ऑप्शन सही होगा घा। घा नहीं, कौन सही होगा फिर से देखते हैं पैसेज में जाकर के। हाँ, तो देखो बच्चों, कविता में क्या आया हुआ है कि भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे देश में जाते हैं, तो ये हो जाएगा का वाला ऑप्शन, भगवान के डाकिए। तीसरा क्या है, कवि के अनुसार पक्षी और बादल कहाँ जाते हैं? तो कविता के अनुसार पक्षी और बादल कहाँ जा रहे हैं? एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा घा वाला। उसके बाद चौथा है इस खंड का, कवि के अनुसार भगवान के डाकिए द्वारा लाई गई चिट्ठियां कौन पढ़ता है? तो अभी अंतिम लाइन में लिखा हुआ था कि पेड़ पौधे और पहाड़, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा का। तो इस तरह से आप कविता पढ़ेंगे और उसके आंसर को करेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 6, इसमें क्या आएगा? इसमें जो आपके पाठ हैं उसमें से 2 प्रश्न आएगा एमसीक्यू में पाठ के आधार पे। और कौन से पाठ? जो आपके गद्य वाले पाठ हैं। जैसे देखो यहाँ पे, बदलू को किस बात से चिढ़ती, तो पाठ पढ़ा हुआ है ना बदलू वाला। तो बदलू को किस बात से चिढ़ती? तो कांच की चूड़ियों से चिढ़ती, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा गा। अकबरी लोटा, पाठ में लोटा किस पर गिरा? अब अकबरी लोटा वाला पाठ पढ़ा है ना आपने, बहुत मजेदार पाठ था। तो लोटा किसके ऊपर गिरा था? एक अंग्रेज के ऊपर गिरा था। किसके ऊपर गिरा था? अंग्रेज के ऊपर गिरा था। प्रश्न नंबर 7 है इसके बाद, भगवान के डाकिए कविता के रचयिता कौन है? अभी ऊपर हमने बोला कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। भगवान के डाकिए किसको कहा गया है? तो पक्षी और बादल। अभी ऊपर वाले प्रश्न में हम इसको हल कराए हैं। तो इतने प्रश्न आएंगे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप वाले। इसके बाद आपके डिस्क्रिप्टिव यानी लिखने वाले प्रश्न चालू हो गए। प्रश्न नंबर 8 में देखो क्या है, राजा प्रजा में समास है, यानी प्रश्न नंबर 8 में 1 नंबर का समास आएगा। कितने नंबर का समास आएगा? 1 नंबर का। प्यारे बच्चों, 9th क्लास के बच्चों के लिए हमने समास की वीडियो बनाई हुई है। अगर आपको समास नहीं आता है ना तो आप उसको देख सकते हैं, 10-12 मिनट की वीडियो है।
तो देखो राजा और प्रजा, इसमें कौन सा समास है? इसमें द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। समास बिल्कुल नहीं आता है तो समास की वीडियो प्ले लिस्ट में जाएं और देख लें, 9th क्लास की प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। द्वंद्व समास है। उसके बाद दूसरा प्रश्न क्या है? कामगार शब्द में मूल शब्द क्या है? अब इसमें मूल शब्द क्या है? काम। मूल शब्द क्या है? काम। दूसरा क्या है? मीठा शब्द का भाववाचक संज्ञा लिखिए। तो प्यारे बच्चों, आपके सिलेबस में भाववाचक संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा आप अच्छे से पढ़ लें। तो भाववाचक संज्ञा मीठा का क्या हो जाएगा? मिठास। अब कोई बच्चा कहे सर जी अगर हम मिठाई लिख दें तो मिठाई जो है जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा मिठास। लिखते चलें, क्या हो जाएगा? मिठास। उसके बाद अगला है लाल सेब ले आओ, वाक्य में विशेषण है। अब विशेषण कौन है? लाल है, क्योंकि जो सेब की विशेषता बतला रहा है। इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे, कॉपी में लिखेंगे विशेषण। क्या लिखेंगे? विशेषण। फिर डैश लगाएंगे, फिर लिखेंगे लाल। देखो बच्चों, लिखता हर कोई है, लेकिन हर कोई बच्चा टॉप पोजीशन पे नहीं आता है, क्योंकि जो अच्छा लिखता है वही अच्छा नंबर पाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, ये भी आपके लिखने वाले प्रश्न है, पुस्तक से ही है। भगवान के डाकिए कविता के अनुसार दूसरे महादेश में क्या भाप बनकर गिरता है? तो दूसरे महादेश में क्या भाप बनकर गिरता है? पानी। पानी ही भाप बनता है, फिर वही दूसरे देश में बरसता है। उसके बाद जो है यहाँ पे देखो, ये वाला प्रश्न है, भगवान के डाकिए कविता के अनुसार हम किसकी भाषा नहीं समझ पाते हैं? तो किसकी भाषा नहीं समझ पाते हैं? पक्षी और बादल की, जो भगवान के डाकिए हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 में क्या आएगा? ये भी प्रश्न आएगा जो आपकी पुस्तक है, यानी लिखने वाले प्रश्न। बदलू क्या बनाता था? तो चूड़ियाँ बनाता था। क्या झाऊलाल की पत्नी कितने रुपए मांग रही थी? लाला झाऊलाल की पत्नी। अब ये किस पाठ का क्वेश्चन है? ये जो है अकबरी लोटा वाला जो पाठ है ना, उस पाठ का क्वेश्चन है। तो लाला झाऊलाल की पत्नी कितने रुपए मांग रही थी? तो 250 रुपये मांग रही थी। कितने रुपए? 250 रुपये। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखो, लाला झाऊलाल का मकान, माकन लिखा हुआ है, मकान कहाँ पर स्थित था? तो उनका मकान कहाँ था? पाठ में पढ़ा हुआ है आपने। तो इसका उत्तर हो जाएगा काशी के ठठेरी बाजार में। क्या लिखेंगे इसका उत्तर? काशी के ठठेरी बाजार में। ये सब आपने पाठ पढ़ा हुआ है, आप लिख लेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 में भी लिखने वाले प्रश्न आएंगे। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? आपको छुट्टियों में किसी रिश्तेदार के घर जाना है, सबसे अच्छा क्यों लगता है? तो ये सब सारे क्वेश्चन आपके भाव के ऊपर हैं। इसमें आप जो भी आपको आता है वही लिख देना है, छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद प्रश्न नंबर 12, ये भी आपकी पुस्तक से ही प्रश्न आएंगे, उसके अनुसार आपको उत्तर लिखना होगा। प्रश्न नंबर 13 में क्या आएगा? निबंध आएगा। कितने नंबर का? 5 नंबर का। तो निबंध लिखने की प्रैक्टिस कर लो, 2-3 निबंध आप याद भी कर लो। प्रश्न नंबर 14 में क्या आएगा? प्रश्न नंबर 14 में एप्लीकेशन आएगी, यानी छुट्टी के लिए पत्र या फिर अनौपचारिक पत्र। यहाँ पर देखो, पहला पत्र कौन सा है? अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए अवकाश है तो विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। ये छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है, ये तो आप लिखते ही आप लिख लेंगे। इसके अथवा के रूप में अनौपचारिक पत्र होगा, जो आपको अपने बड़े भाई बहन या घर के किसी अन्य सदस्य को लिखना होगा। तो ये छुट्टी वाला पत्र आप लिखेंगे, क्योंकि आप इसको लिखने का अभ्यास है। तो इस तरह बच्चों हमने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया है। अब इसका एक दूसरा पेपर भी है, ये तो प्रैक्टिस पेपर 1 है, प्रैक्टिस पेपर 2 भी है, उसकी भी हम वीडियो आज शाम तक आपको बना के देंगे। तो आप दोनों वीडियो देख कर जाएं, जिससे आप हिंदी के पेपर में 60 में 60 कितना लाएंगे? 60 में 60। तो फिर मिलेंगे बच्चों, धन्यवाद।